नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मैंने कहा था कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो 2 पार्ट में कर देंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन। यह चैप्टर खुद एक टॉपिक है और एक टॉपिक में बहुत बड़ा हो जाएगा। बस पहले सीखेंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर इतना सीख गया है तो आपका केमिकल रिएक्शन से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद में इसको देखिए, डाउट समाप्त हो जाएगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन दोनों, लेकिन पहले हम सिखाते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है। ठीक है ना। इसकी सहायता से ही हम पहचान सकते हैं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? संयोजकता या वैलेंसी। वैलेंसी जो समझता है उसे ऑक्सीडेशन भी समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से पहले शुरू करता हूँ, फिर बताऊंगा आपको। कोई भी एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, ये क्या है? सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ये पढ़ा चुका हूं मैं। बस इतना देखिएगा कि इसके अंतिम मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, जैसे कि संयोजकता होती है। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि यदि बाहरी कोश में क्रमशः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +1, +2, +3 होगी। परंतु अगर यहाँ पर 5, 6, 7 हुआ तो यह 8 से कितना कम है? 3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। इस तरीके से आपको पकड़ना है। ये नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेकर के सिखाता हूँ। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है तो हमें पता करना होगा कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 6। देखिए 8, 2, 10, 6, 16 हो गया। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अगर यहाँ पर 1 होता तो +1 होता, 2 होता तो +2 मानते, 3 होता तो +3 मानते, 4 होता तो +4 भी मानते। परंतु यहाँ पर 6 है तो अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉनों में से कुछ एक आ जाए तो क्या करते हैं? उसमें से 8 को माइनस कर देते हैं। कितना आया? -2। अर्थात जिन जिन परमाणु के या तत्व के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होगा उसका एक ऑक्सीडेशन नंबर -2 तो कंफर्म होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ये प्रोसेस है। फिर उसके बाद मैं 8 से 10 लिख रहा हूं, याद कर लीजिएगा। फिर निकालना भी सिखा दूंगा। देखिए, पहले वर्ग में क्या क्या आते हैं? हाइड्रोजन है, उसके बाद में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। इतना आपको याद रखना है। ये फर्स्ट ए ग्रुप के हैं और आवर्त सारणी में मोजले के अनुसार पहले है। तो जो पहले में है उसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा। कैसे कि देखिए, इसका 1 होता है, इसका 3, इसका 11, इसका 19। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2 और 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1। सबके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः इन सबका ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा। कितना होगा? +1। इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा हूं, बस ये लिख दिया कि जो जिस ग्रुप में है उसके बाहरी कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको बस ये याद रख लेना है कि ये जो दिख रहा है इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या +1 है।
बस ये आपको याद रखना है, इन सभी का क्या है +1, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है, 7th A का, 7th A मतलब कि 17 वर्ग, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो ये 7वें में है तो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से सुनिएगा 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -8 करेंगे तो -1, है ना। मतलब 7 से कितना कम है, 1 कम है, तो सब क्या होंगे -1। बस आपको अब इतना याद रखना है कि 7वें वर्ग वाले जितने भी तत्व हैलोजन समूह वाले, इनका ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। 2 बातें याद हो गई। अब तीसरा देखिएगा, आपको याद रख लेना ऑक्सीजन का -2 होता है, परंतु पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। पराक्साइड कब होता है, जब ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। अब 2-4 मूलक हैं उसको बता देता हूं, ठीक है। ये देखिए मैं मिटा रहा हूं, ये भी आपको याद है, ये आएंगे तो +1, ये आएंगे तो -1, ऑक्सीजन आएगा तो -2, ठीक है ना। नाइट्रोजन का निकालना नहीं है, इसी हो जाएगा। अब देखिए SO4 पे 2 माइनस होता है तो याद रखिएगा SO4 का ऑक्सीकरण संख्या -2, पूरे SO4 का। अभी निकाल कर भी मैं दिखाऊंगा अलग अलग, आपको ये याद रखना है। NO3 पे -1, ये याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, NH4 पे +1, ये याद रखना है। CO3 पे -2, ये आपको याद रखना है। PH3 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना से ही काम हो जाएगा, पूरा लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब ये याद रखना है आपको, एक बात याद रखिएगा, पहला नियम तो यह है कि बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, ठीक है ना, ये पहला बात है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात याद रखना है कि जिस पर, चाहे जिस भी मूलक पर, ठीक है ना, जिस स्पीसीज पर, मतलब जिस पर जितना चार्ज होगा, जितना चार्ज का मतलब समझते हैं ना, जितना माइनस हो या फिर प्लस हो, मतलब आवेश हो, जितना आवेश हो, ठीक है ना, प्लस में हो या माइनस में, ठीक है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, संख्या होगी, मैं यही लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं Na+1, इस पे प्लस चार्ज हो गया तो बस समझिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। मैंने कह दिया SO4 पे -2, तो SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2, ठीक है ना। मैंने कह दिया Cl पे माइनस, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए किसी भी सूत्र में एक पार्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, पहले सीख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे, एकदम बखूबी आपको आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से लेते हैं हम लोग, उम्मीद करता हूं ये आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना, यहीं से निकालता हूं मैं, ठीक है। चलिए एक H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, इस S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने कहा कि H का आपको याद होना चाहिए, H का सदैव कितना होगा +1, तो इसके जगह लिखेंगे +1। ये H कितनी बार है, 2 बार है, तो आप कहेंगे ×2। H का काम हो गया ना, प्लस S का पता करना है, ठीक है ना, प्लस O का कितना होता है, हमने कहा सदैव 2, -2, तो हमने लिख दिया -2। ये O कितनी बार है, तो 4 बार। इतना क्लियर हुआ। अब बराबर क्या लिखें, तो पूरे SO4 पर कितना चार्ज दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। H2SO4 पर ऐसे कोई चार्ज नहीं ना दिख रहा है। जब कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। सपोज करिए यहाँ पर 2 दिखता तो -2 लिखते, +2 चार्ज दिखता तो +2 लिखते, 1 दिखता तो +1 लिखते, कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 0 लिख दिए। अब इसको हल कर दीजिए, 2 × 2 प्लस S, 4 दूना 8
माइनस प्लस से माइनस बराबर 0, -8 में से 2 गया -6 बराबर 0, s बराबर ये उधर जाएगा +6। मतलब यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या है कितना है, +6 है। ये आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक और लेकर दिखाता हूँ, फिर आ जाएंगे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या के अलावा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पर। एक और लेकर देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये है HNO3, इसमें मैं N का पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। ये O का और इसका क्यों नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये पता ही है, ठीक है ना। H का कितना होता है तो आपने बताया +1, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। N का पता करना है तो N लिख दिया हमने, प्लस O का कितना होता है -2, देखिए यहाँ पे O कितनी बार है, 3 बार। क्या इन टोटल पर कोई चार्ज दिख रहा है यहाँ पर, कोई नहीं, तो फिर से 0, ठीक है। अगर चार्ज दिखता तो यहाँ पर हमें चार्ज लिखना पड़ता, तो 1 हो गया प्लस n, प्लस माइनस से माइनस 3 दूना 6। अब यहाँ पर हम करेंगे तो कितना आएगा, -5 बराबर 0। अगर n बराबर उधर भेजेंगे तो +5। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या n का कितना है तो आप बताएंगे 5 है, ठीक है। कितना है, 5। अब ये सीख गए हैं तो हम लोग अब सीधे आते हैं अपने समीकरण पर। मैं मिटा रहा हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख गए हैं तो अब बेहद आसान हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। चलिए ऑक्सीकरण क्या होता है उस पर सीख लेंगे। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। याद रहे इसको उपचयन लिखा गया है या बोला जाता है उपचयन, तो कंफ्यूज मत होइए उपचयन अपचयन में। उपचयन है ऑक्सीकरण संख्या, एनसीईआरटी में उपचयन दिया है, इसकी इंग्लिश होती है ऑक्सीडेशन और इसका इंग्लिश होता है रिडक्शन। अब देखिएगा कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण होगी और कौन सी अभिक्रिया अपचयन होगी। तो पहले हम लोग ऑक्सीकरण की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 4 बातें आपको याद रखनी है, जो महत्वपूर्ण है वो 2 हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, योग मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का योग। समझ में आया। एक एक एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का योग। दूसरा हाइड्रोजन का निष्कासन ठीक है ना। तीसरा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। और चौथा है ऑक्सीकरण संख्या, जो कि अभी बता चुका हूं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ठीक है। अब अपचयन पूछेगा तो बिल्कुल उल्टा, ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का योग, इलेक्ट्रॉन का योग और ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो वो हो जाएगा अपचयन। ठीक इसी का विपरीत अपचयन होगा। ऑक्सीजन का योग कैसे होगा, देखिए अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, जिंक है, और यहाँ पर O2 दिख गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जिंक ऑक्साइड बना लिया। बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। जिंक 2 हो गया तो 2 यहाँ से कर देंगे, बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर बाएं पक्ष में ऑक्सीजन दिखे प्लस के साथ तो ये समझिए योग हो रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर दाएं पक्ष में दिखे तो समझ लिए निष्कासन हो रहा है, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है, बाएं पक्ष में जुड़ जाना, तो वो योग होता है। निष्कासन का मतलब क्या होता है, ये देखिएगा, मैं इसी जिंक के साथ H2SO4 की क्रिया करा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखिए बाहर जा रहा है कि नहीं, निकल गया ना, तो अगर इधर आएगा तो योग होता है, अगर इधर होता है तो ये क्या होता है, निष्कासन, ठीक है।
अब यहाँ पर निष्कासन भी आप समझ गए और योग भी समझ गए, मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्या होता है, तो अगर हमारे पास ये सोडियम है, ठीक है ना, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ये, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देखिए एक माइनस और एक प्लस से कट के न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। हमने कहा ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन या इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, अतः यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो हमने कहा कि जिस पर जितना चार्ज दिखे वही ऑक्सीकरण संख्या होती है, लेकिन हमने ये सिखाया था इसका +1 होता है, लेकिन याद रहे जब वो अगर किसी एक अभिक्रिया में, एक समीकरण में लिखे गए हों तो उनका सदैव 0 होता है। 0 कब होगा, ये स्वतंत्र रहें अर्थात अकेले रहें, इन पर कोई चार्ज न हो और अभिक्रिया में लिखे गए हों, समीकरण में लिखे गए हों, तो उनका ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 होगा। अब ये देखिए कितना चार्ज है, +1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। अब यहाँ से देखिए 0 से 1 हो रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप कहेंगे वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं H2, ध्यान से सुनिएगा पहले, और Cl2, ये दोनों अकेले हैं ना, अलग अलग है ना, तो इस समय इसका ऑक्सीकरण संख्या 0, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। परंतु यहाँ पर जब HCl मैं लिख दूंगा तो इसका -1 और इसका +1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि +1 होता है, उसका -1 आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखिए 0 से +1 हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। जबकि यहाँ 0 से -1 हो रहा है, तो यहाँ घट रहा है ना, 0 बड़ा होता है या -1, तो आप बताएंगे 0 बड़ा होता है, इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हो रहा है अपचयन। तो एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो इसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आपको ये बातें याद रखनी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। याद रहे जब समीकरण में कोई तत्व या अणु अकेले अगर हो, ठीक है ना, तो उनका सदैव क्या होता है, 0 मानते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक क्वेश्चन करा करके दिखाऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये अगर ऑक्सीकरण समझ में आ गया तो समझिए अपचयन भी समझ में आ गया। यहीं पर अगर ऑक्सीजन बाहर आपको दिखे, मान लेते हैं कि एक यहाँ पर है A + B गिव्स C + O2। यहाँ पर O2 आपको दिख रहा है ना, ये निकल रहा है ना, दाएं पक्ष में जुड़ गया। दाएं पक्ष में जुड़ने का मतलब ये निकल रहा है, तो यहाँ अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। दूसरा क्या है, ये देखिए निष्कासन हो रहा है, तो ये योग होगा, A हो गया +H2। अब यहाँ पर चाहे जो भी आ गया, हमारा C प्रोडक्ट आ गया, तो यहाँ पर हो गया, तो ये भी क्या है, अपचयन, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, A- कर दिया, ग्रहण हो गया। तो यहाँ पर भी हो गया अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी कर देंगे। यहाँ पर +1 है और यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 से 0 हो गया, तो 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अपचयन। देखिए इसी का ठीक विपरीत, अगर ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए कि अपचयन है। बातें समझ में आ रही हैं क्या आपको? नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरा प्रयास है कि आपको ये आ जाए। मैंने कहा ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण कहलाती हैं।
या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो भी ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो उन्हें हम क्या कहते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, यही है आपका ऑक्सीकरण अपचयन। दोनों अभिक्रिया एक साथ हो तो रेडॉक्स हो जाता है, बस बाकी कुछ नहीं सीखना है इसमें, ठीक है। हम लोग अब एक एग्जाम्पल द्वारा लेते हैं कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले करके देखते हैं हम लोग कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। यह है देखिए कॉपर, यह है ऑक्सीजन और यहाँ पर हो गया कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है। अब आपको बताना है, बैलेंस करना है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2, यहाँ अब 2 हो गया तो यहाँ पर 2, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है कि नहीं, अर्थात यह कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कैसी अभिक्रिया है तो आप बताएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये देखिएगा, इसको कैसे आप लोग करेंगे। ये कार्बन है, जिंक अलग हो गया और मान लो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब इसमें आप बताएं कि क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन। क्यों ऐसा पूछ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग भी नहीं हो रहा है और हाइड्रोजन का निष्कासन भी नहीं हो रहा है। तब यहाँ पर जो प्रयोग हम लोग करेंगे वो प्रयोग होगा ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। अब हमने कहा कि कोई भी रासायनिक समीकरण में अगर कोई तत्व अकेले है, एकदम अकेले, तो वो क्या होगा, 0 होगा। उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0, मतलब ये दोनों 0 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन का आपको याद है ना कितना होता है, -2। ऑक्सीजन का -2 होता है तो इसका कितना हो गया, +2। कैसे +2? देखिए हमने कहा ना निकालना आसान है, जिंक का निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो जिंक का क्या हो जाएगा, -2 बराबर 0, जिंक इज इक्वल टू -2 उधर गया +2, तो +2 लिख दिया हूँ कि नहीं लिख दिया हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर जब इसका -2 है तो इसका +2 हो जाएगा कार्बन का। अब आप बताइए यहाँ पर जिंक का +2 है, ठीक है ना, कितना है, +2, और 2 से 0 हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है भाई, अपचयन। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन का दोनों बराबर है, कुछ नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ 0 है और यहाँ पर +2 हो गया, वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होती है तो क्या बताते हैं, ऑक्सीकरण। मतलब यह अभिक्रिया जो है, यह रिएक्शन जो है, ये कौन सी अभिक्रिया दिखाती है, रेडॉक्स। क्या बताएंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए यहीं से कई क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित समीकरण में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए जिंक का, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर सी कार्बन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या कार्बन का 0 से 2 वृद्धि हो रही है ना। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि इस समीकरण में कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तथा पूछे अपचयन तो बताएंगे जिंक का अपचयन हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए दो शब्द इसी से मिलते जुलते क्या आते हैं, एक होते हैं ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक। एक होता है ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक। तो ये दिखने में एक जैसे हैं लेकिन हैं अलग। तो याद रहे, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है और कौन सा पदार्थ अपचायक है। तो आपको ये याद रखना है कि जिनका ऑक्सीकरण, हमने ऑक्सीकारक नहीं,
जिनका ऑक्सीकरण होता है, अर्थात यहाँ ये वाला शब्द किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो जिन तत्व का जिनका ऑक्सीकरण होता है वह कैसे पदार्थ कहलाते हैं, अपचायक पदार्थ। कैसे पदार्थ, अपचायक पदार्थ। तो यहाँ पर कार्बन अपचायक है और जिनका अपचयन हो रहा है वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। देखिए मैंने प्रयास किया कि समझ में आए, ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा। मैंने कहा कि ये दोनों शब्द इनसे मिलते जुलते हैं लेकिन है अंतर, उल्टा बस कर दीजिएगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा तो आप बताएंगे ऑक्सीकरण, कमी होगा तो बताएंगे अपचयन। लेकिन समीकरण में जिनका अपचयन होगा वो वास्तव में कैसे पदार्थ होंगे, तो ऑक्सीकारक पदार्थ होंगे। जिनका ऑक्सीकरण होगा वो वास्तव में अपचायक पदार्थ होंगे। ठीक है, अगर आपको आ गया है तो आप एकदम बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। लेकिन कब, जब वो मैंने 3-4 बातें बताई कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, तो बखूबी ऑक्सीकरण और अपचयन से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि जगह का अभाव है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं या फिर एक ही बार समझते रहिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान कर चलिए हमारे पास क्या है, MnO, ठीक है ना, प्लस HCl, ठीक है ना, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये हो गया हम लोगों के पास। बैलेंस करने का जहाँ तक सवाल है, बैलेंस कर लेते हैं कि Cl कितना है, 2, 2, 4। यहाँ पर Cl 1 है तो हम क्या कर देते हैं, 4 से गुणा। ठीक है, यहाँ पर H2 2 बार है, H यहाँ पर 4 बार है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए, 2 दूना के 4। अब इसकी वजह से O कितनी बार हो गया, 2 बार, ये भी 2 बार है। अब बैलेंस है हम लोगों का, ठीक है ना। देखते हैं कि आखिर इसमें कौन सी विक्रिया है, क्या रेडॉक्स है, क्या केवल ऑक्सीकरण है, केवल अपचयन है। ऑक्सीकरण का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग रहा है, ऑक्सीजन इसमें नहीं जुड़ रहा है, हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है। इसका मतलब अब एक ही चीज बच गया है, ऑक्सीकरण संख्या विधि। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, इसका -2 होता है, आपको याद है, क्लियर है ना। O का कितना होता है, -2, तो इसका +4 हो जाएगा। कैसे मैंने निकाला, 2 दूनी के 4। देखिए मैं फिर से निकाल कर बता रहा हूँ, Mn का निकालना है, O का हमें पता है -2 रटा गया है, और O कितनी बार है, 2 बार। इस पर कोई चार्ज नहीं न था, ऐसे ही था, तो बराबर 0। तो Mn 2 दूना के -4 बराबर 0, Mn बराबर +4। तो इसका मतलब इसका -2 हमको याद है, तो इसका +4 निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, क्लियर है। अब देखिए इसका -1 जग जाहिर है, +1 जग जाहिर है, याद है। इसका -1 है तो आप बताइए इसका +2 हो जाएगा ना, -2 1 कम 2 +2 हो जाएगा। इसको भी ऐसे निकाल लीजिएगा, इसका तो जग जाहिर है -2 +1। अब यहाँ अकेले हैं तो 0। देखिए -1 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने बताया कि अगर समीकरण में कोई भी तत्व लिखा गया है, अगर वो अकेले है, एकदम कुंवारा, तो वो समझे कुछ नहीं है, वो 0 है एकदम। ठीक है ना, कोई जिंदगी नहीं है। ये क्या है, 0। अब मिलाइए, इधर भी Mn देखिए, जो इस पार उधर इस पार भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो घट रहा है कि नहीं, अब घटता है तो क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे अपचयन कहलाता है। मतलब यहाँ पर मैग्नीज कैसा पदार्थ है, तो आप बताएंगे ऑक्सीकारक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, याद रहेगा। कैसे, क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है। O का -2 कोई टेंशन नहीं, +1 कोई टेंशन नहीं, -1 कोई टेंशन नहीं, लेकिन -1 के साथ साथ 0 है। यहाँ पर देखिए -1 और 0 में कौन बड़ा होता है, तो 0, मतलब यहाँ वृद्धि हो रही है। और जब वृद्धि होता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और जो जिसका ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ कैसा होता है, अपचायक पदार्थ होता है, अपचायक पदार्थ। इसका मतलब कि क्लोरीन अपचायक है और मैग्नीज ऑक्सीकारक है। बात समझ में आया कि नहीं आया।
तो ये आपका था ऑक्सीकरण और अपचयन। इसके अलावा भी हमने रेडॉक्स भी बता दिया, मतलब यह पूरा समीकरण, ये इसमें कौन सी अभिक्रिया है तो बताएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि और कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। देखिए, आपसे ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया पूछ दे, देखिए, या ऊर्जाक्षेपी भी बोलता है, ऊर्जाक्षेपी ऊर्जाशोषी। याद रखिएगा, ऊर्जा की जगह ऊष्मा भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पर क्षेपी कह रहा है, मतलब कि यहाँ पर ऊर्जा जो है निकलेगी, ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। और यहाँ पर शोषी का मतलब ऊर्जा जो है अवशोषित होगी, क्या होगी, अवशोषित। अवशोषित का मतलब क्या होता है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, जैसे एक A प्लस B ऐसे करके मैंने कोई सी प्रोडक्ट बनाया, यहाँ लिख दिया ऊर्जा या ऊष्मा, चलिए ऊष्मा ही लिखते हैं। तो आप देखिए क्या हमने कहा, दायां पक्ष में जो चीज जुड़ रहा है वो समझिए मुक्त हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मुक्त या निकल रहा है। तो ये जब मुक्त हो रहा है तो ऊर्जा किसमें मुक्त होती है, आप बताएंगे ऊर्जाक्षेपी में। अर्थात यह अभिक्रिया ऊर्जाक्षेपी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात समझ में आई। जैसे ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल में अगर मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस। यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलकर के एक चीज बनाए हैं, मतलब संयोजन अभिक्रिया हुआ है, पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पर जैसे चूना उसमें घुलता है तो उसमें से क्या निकलती है, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब ऊष्मा निकलती है, मतलब यह जो अभिक्रिया है आप देख रहे हैं कि बाहर ऊर्जा निकल रही है, तो आप बता देंगे कि ऊर्जा क्षेपी या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक इसी के विपरीत अगर हम क्या कर दें, चलिए जैसे कि हमने कर दिया Na2SO करता हूं मैं, FeSO4, इसको अगर मैं गर्म कर रहा हूं, ठीक है ना, ये डेल्टा का क्या है, गर्म है, गर्म कर रहा हूं मतलब इसको क्या दे रहा हूं, ऊष्मा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, ऊष्मा दे रहा हूं। ऊष्मा देकर के मैंने क्या कर दिया, इसको +2 में और SO4 को -2 में तोड़ दिया। ये वियोजन हो गया कि नहीं, ये दोनों एक अकेला है, यहाँ पर दो लोग हो गए, ये टूट गया तो यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया। इसके अलावा यहाँ पर ऊर्जा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा हमने क्या किया है, अवशोषित किया है, ऊष्मा को हमने ग्रहण किया है, बाएं पक्ष में जुड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये ऊष्माक्षेपी या ऊर्जाक्षेपी, ऊष्माशोषी या ऊर्जाशोषी अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हम लोगों को आगे बढ़ना है, इनके अलावा एक होता है उत्क्रमणी और एक होता है अनुत्क्रमणी। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप देखिए समझ जाइएगा, ठीक है ना। ऊर्जा निकलेगी या ऊष्मा निकलेगी तो ऊर्जाक्षेपी, अवशोषित होगी तो ऊर्जाशोषी। ये है पहचानने का तरीका। दाएं पक्ष में जुड़ रहा है, ठीक है ना, देखिए दाएं पक्ष में अगर जुड़ रहा है तो ये होगा ऊर्जाक्षेपी, बाएं पक्ष में जुड़ रहा हो तो ऊर्जाशोषी। ठीक है, अब एक अभिक्रिया होती है उत्क्रमणी, एक होती है अनुत्क्रमणी। देखिए क्या है, उत्क्रमणीय, और एक होता है अनुत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी मतलब क्या है, उत्क्रमणी का मतलब ये होता है ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चले। दोनों दिशाओं का मतलब आगे भी और पीछे भी। देखिए कैसे, इसका पहचान क्या है, इसमें दो तीर दिखेंगे हाफ हाफ करके ऐसे, मतलब ये इधर भी जा रहा है और इधर भी। अगर ये चीज दिखा तो समझ लीजिएगा कैसा अभिक्रिया है, उत्क्रमणी। अगर केवल तीर दिखा तो क्या बताएंगे, अनुत्क्रमणी। बस यही पहचान है। देखिए एक एग्जांपल से, हमने N2 ले लिया, H2, अमोनिया, अरे नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से, तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। ठीक है, NH3,
बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस हमेशा विषम से करते हैं, तो यहाँ पर 3 है तो 3 दूना 6, यहाँ पर 3 कर दिया, 3 नहीं, नाइट्रोजन कितना है 2, 2 तो है, 3 दूना 6, तो यहाँ पर 3 कर दे रहा हूँ। बैलेंस हो गया ना। मतलब यह दिखा रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है, तो यह दिखा रहा है कि अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में विखंडित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया दोनों तरफ चल रहा है, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। ये तीर का निशान आपको याद रखना है, उत्क्रमणीय का है। लेकिन यहां पर अगर तीर लग गया तो आप क्या बताएंगे कि यहां पर H2SO4 और ये CO। अब ऐसा नहीं है कि ये आपस में क्रिया करके ये बना देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है ऐसे। तो ये एक साइड में चल रहा है तो अनुत्क्रमणीय, दोनों साइड में चल रहा है तो उत्क्रमणीय। परीक्षा में क्या बन सकता है, यही ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया सदैव अग्र दिशा में चलती है, इधर से इधर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया सीधे पश्चिम दिशा में चलती है, इधर से इधर। उत्क्रमणीय अभिक्रिया सदैव एक ही दिशा में चलती है। चौथा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। तो ऑप्शन क्या चूज करेंगे, 4। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक खूब क्वेश्चन 2 तरीके का पूछता है। एक तो हैबर विधि से अमोनिया, हैबर विधि द्वारा अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया का निर्माण, इसमें उत्प्रेरक पूछता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें आयरन उत्प्रेरक होता है। क्या होता है, आयरन। हैबर विधि से अमोनिया, अमोनिया के निर्माण में Fe आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है। और एक होता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना, तो इसमें निकिल, क्या है, निकिल, ये उत्प्रेरक है, याद रखिएगा। पूछ दे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है, तो आपका जवाब होगा निकिल, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि इतना आपके लिए सफिशिएंट है और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर जाएगा। अगर इससे बाहर गया तो समझिए दुर्भाग्य है। 10 का लेवल ही अगर एग्जाम में दे रहा है तो 10 में तो इतना भी नहीं है जितना मैंने बता दिया। ये तो 11th 12th का भी मैंने बता दिया, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब क्या है, ये सीखने के बाद एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए या प्रैक्टिस करिए। इससे अगर फंसता है तो ठीक, नहीं फंसता है, आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा बता देता हूँ उत्प्रेरक क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, आपको शायद समझ में आ जाए। ये उत्प्रेरण क्या होते हैं, उत्प्रेरण, ठीक है ना। फिर इसी को उत्प्रेरक कब बना देंगे। उत्प्रेरण क्या होते हैं, देखिए बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो बहुत धीरे धीरे होती हैं, कुछ ऐसी होती है बहुत तेज होती हैं। तो मंद रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देने के लिए या तेज गति वाली अभिक्रिया की गति को मंद कर देने के लिए जिन अतिरिक्त चीजों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्प्रेरण। समझ में आया। इस तरीके समझिएगा कि कोई अभिक्रिया हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही है, वहां पर अगर कोई उत्प्रेरक हम रख दिए तो बहुत तेजी से बन जाएगा। जैसे वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना है तो यह धीरे धीरे बदलेगा। जैसे देखिए जाड़े के समय में आप देखे होंगे कि तेल क्या होता है, जम जाता है। गरी का तेल देखिए ना, जम जाता है ना, घी की तरह बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो वही चीज हमको देखना है कि उत्प्रेरक वहां पर ला देंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एक होता है धनात्मक उत्प्रेरण। कैसा उत्प्रेरक, धनात्मक। एक होता है ऋणात्मक,
ठीक है ना। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक कहलाते हैं, और जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं ऋणात्मक कहलाते हैं। समझ में आया। एक होता है स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक क्या होता है, स्व उत्प्रेरक यह होता है, उत्प्रेरक स्व उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रयोग हुए हैं अभिकारक, ठीक है ना, यही खुद अगर उत्प्रेरक की तरह काम करने लगते हैं तो क्या कहलाते हैं, स्व उत्प्रेरण। इतना आपको याद रखना है। अब एक होते हैं समांगी उत्प्रेरक, समांगी, और एक होते हैं विषमांगी। थोड़ा इसको स्पीड से पढ़ा दे रहा हूं। समांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या है कि अभिकारक जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में अगर उसी फॉर्म में आपका उत्प्रेरक हो तो समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। जैसे समझिए ये A भी सॉलिड है, B भी सॉलिड है, और आयरन यहाँ पर उत्प्रेरक है, तो आयरन भी क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको समांगी उत्प्रेरक होगा। यहीं पर अगर ये A भी सॉलिड है और B भी सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ले लिया H2, ये गैस हो गया, तो यहाँ पर विषमांगी होगा। क्या होगा, विषमांगी। देखिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब शोर होने लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।